अस्सलाम वालेकुम। किधर है, कौन है? हाँ वो परसों ना वो बच्चों को ट्रीट खिला के ना तो ज़्यादा हो गई ट्रीट, पराया पेट समझ के खा लिया तो। अच्छा भाई, दो तीन बातें थी। अच्छा, एक तो ये था कि अच्छा एक तो चलें, खैर इस क्लास में मौजूद ही हैं इसलिए उस बच्चे को भी रिकग्निशन की ज़रूरत है। तो आपकी क्लास में स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसका FAR 1 में सर्टिफिकेट आया है, सुहेब खालिद। बल्कि इधर आओ ना यार, दर्शन कराओ आवाम को। सुहेब का जी FAR 1 में सर्टिफिकेट है माशाल्लाह। और बल्कि मेरे ख्याल में PRC वो क्रैश में शायद, अच्छा PRC करके फिर वो ज्वाइन किया था FAR 1। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अगर सीरियसली तो फिर, वरना शुगर लगाना तो रहने दें। जिन बच्चों का FAR 1 नहीं पास हुआ, मैंने इसको भी कुछ नहीं कहा कि मैं बुलाऊंगा, वैसी रॉ ही है। तो जिनका FAR 1 नहीं पास हो सका, जो वो रिकॉर्डिंग में भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपके एक्सपीरियंस पे कोई टिप्स अगर आप शेयर करना चाहो तो, और आप लोग को सवाल पूछना चाहें तो। बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है, अच्छा प्रैक्टिस करनी है तो लिख लिख के या ज़ुबानी या लिख लिख के। अच्छा जी, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और पढ़ा कहाँ से, या कुछ नहीं, बस लेक्चर नोट्स, कोई बुक नहीं पढ़ी। अच्छा वैसे आई रिकमेंड कि ICAP की बुक अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे इसने पढ़ी नहीं है, लेकिन वैसे मेरी नसीहत है कि पढ़नी चाहिए, फ़ायदा होगा। अच्छा पेपर कंप्लीट करने के हिसाब से कोई नसीहत, यानी आपको क्या चैलेंज लगा पेपर कंप्लीट करने में, और नसीहत? बस पेपर तो समझने में मुश्किल होती है। हाँ, पहले 15 मिनट क्या, और पहला घंटा और दूसरा घंटा और तीसरा घंटा? पहले 15 मिनट्स मैंने MCQs कर लिए। पहले 15 मिनट्स में MCQs, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते कर लिया। नहीं मतलब 15 मिनट में MCQs कर लिया और एक क्वेश्चन भी कर लिया? नहीं, वो साथ साथ जब 15 मिनट वहाँ खत्म हो गए हाँ। तो फिर आंसर शीट मिली तो साथ साथ सॉल्व करता गया। यानी उसमें आपने ये नहीं तरतीब रखी कि पहले सेक्शन A या सेक्शन B, बस तरतीब से करना शुरू कर दिया? अच्छा, मैंने क्या किया था? नहीं, मना तो खैर नहीं किया था, मना नहीं किया था कि नहीं तरतीब से नहीं करना है, ऐसा नहीं था। अच्छा, और आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? 100%। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में इतना नहीं है, बच्चा ज्यादा काबिल था, लेकिन चलो वो तो मेरे साथ खड़ा होकर कह रहा है सर का रोल था। लेकिन आपके सवाल के पीछे मकसद क्या है? अच्छा, जो फेल हुए उनके फेलियर में भी मेरा ही हाथ है, मैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब मकसद क्या था सवाल का पीछे? मेरा ही स्टूडेंट है यार, ऐसे तो ना करो। वहीं बैठा होता था आपके पास ही, उधर कोने में बैठा होता था। है नहीं, वहां बैठते था। अच्छा, और कोई काम का सवाल? मैंने वैसे ऐसा नहीं कहा था। अच्छा जी, पेपर 2 दिए थे। हाँ, PRC के बाद शुरू किया था और 2 पेपर दिए थे, FAR 1 और B लॉ। और कोई? आपका तो पास है यार। अच्छा, आवाम के लिए। हाँ नहीं यार, FAR 1 इसका मतलब वो जो वहां खड़े होकर मैंने गुस्सा किया था उस दिन। हाँ तो लिया ना चैलेंज उसको, सही सच्ची बता ना। जी नहीं साहब, जी है, पानी है। हाँ नहीं तो इसके बाद फिर गुस्सा करके पढ़ना शुरू किया कि नहीं? हाँ इसीलिए कहा था मैंने, इसीलिए कहा था। लेकिन सच्ची में पास हो गया FAR 1। यार मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे उसके मेरिट से ज्यादा खुशी आपके पास होने की। हाँ अच्छा जी, और कोई सवाल? हाँ सॉरी, आप सवाल कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, किसी सवाल में फंस गए तो फिर क्या किया, उसको वहीं छोड़ा या?
मैं एडजस्टमेंट नहीं भी आती तभी मैंने कुछ ना कुछ किया, छोड़ी नहीं एडजस्टमेंट। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट छोड़ी नहीं, उस वक्त जो बेहतर लग रहा था वो सॉल्व किया और उसको, क्योंकि बीच में छोड़ते हैं ना सवाल तो फिर आगे कई इजी मार्क्स से जो लूज कर जाते हैं, तो इसलिए जो जहां जैसे हो रहा है आगे बढ़े। और किसी का कोई सवाल? सही है, चलो ठीक है बेटे, शाबाश। अच्छा, दूसरी बात कि अभी ना कुछ अफवाहें मार्केट में बहुत फ्लोट हो रही हैं, और क्योंकि किसी बच्चे को कुछ टूटा फूटा पता चलता है, वो 4 उसमें अपनी लगाता है, फिर वो अगले को बताता है, फिर अगला उसमें और मजीद ऐड कर देता है। तो अभी फिलहाल जब तक कुछ ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हो जाता तब तक इन अफवाहों पे गौर ना करें। जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे कोई बच्चा बता रहा था जी कि वो FAR 1 पास करेंगे तो FAR 2 देंगे, पास करेंगे तो FAR 2 देंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है ऑफिशियली। जो भी ऑफिशियली ICAP की तरफ से नोटिफाई होगा उसके ऊपर चलें, क्योंकि जब अफवाहें आती है ना तो फिर बच्चा अफवाहें कंफर्म करने के बजाय वो परेशान होकर डिसीजन लेने लग जाता है। तो अभी फिलहाल किसी अफवाहों के ऊपर एक्शन ना लें। हाँ, 3-4 दिन तक, अब जैसे रिजल्ट आ गया है तो 3-4 दिन तक कुछ ना कुछ फॉर्मली जो भी अनाउंस होगा वो होगा। अच्छा, इसी हवाले से कुछ मासूम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी ICAP की किताब खोली भी नहीं थी और खोली इस दफा भी नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से किसी ने शेयर किया कि अब ICAP की बुक में ना वो IS 23 IS 40 इंडेक्स के अंदर आ रहा है। तो उन बच्चों ने मशहूर कर दिया कि FAR 1 का सिलेबस चेंज हो गया, उसमें नए IS ऐड हो गए। मतलब उस बच्चे का लेवल सोचे होंगे कि जिसको लिस्ट में नजर आ रहा है IS 23 IS 40 और वो ये कह रहा है नए IS ऐड हो गए हैं। पहले सिर्फ इतना था कि ICAP की बुक के अंदर एक चैप्टर के अंदर 20, 40 और 23 ये 3 एक चैप्टर में डाले हुए थे। अब उन्होंने ICAP ने अपनी बुक चेंज की है, तीनों का चैप्टर अलग बना दिया, तो इससे अवाम को लग रहा है शायद कोई नए टॉपिक्स ऐड हो गए। तो सिलेबस में चेंज नहीं है। अभी 15 अप्रैल को तो उन्होंने सिलेबस लॉन्च किया था, तो सिलेबस वही वाला है। जिन बच्चों का FAR 1 रह गया है, और जनरल मशवरा है, बाकी हर एक का कोई स्पेसिफिक हो तो अलग से पूछ लिया। जनरल मशवरा यह है कि सिलेबस में चेंज नहीं है। अगर आप लोग जो पहले पढ़ा था उस पर मुतमईन हैं तो बस वही सब दोबारा मेहनत कर लीजिए, ना लें क्लासेस दोबारा। हाँ, अगर फीस का इशू ना हो और टाइम मैनेज हो सके तो जनरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना फायदेमंद होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप दोबारा पढ़ेंगे और आपको लगेगा तो सारा मुझे आता था। ये तब होगा जब आप दिमाग बंद करके पढ़ेंगे, वरना कुछ ना कुछ जरूर नया फायदा हो रहा होता है। तो जिसको फीस का मसला ना हो, जिसको टाइम मैनेज का मसला ना हो, तो उसके लिए जनरल मशवरा है कि रिपीट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये मसले हैं तो फिर रहने दें, खुद ही पढ़ लें, सिलेबस में चेंज नहीं है। और है वो कॉस्ट, फिर कॉस्ट में कर लेंगे ना। सवाल पूछ लो, मैं कॉस्ट में है आप अभी अगली क्लास में? हाँ, तो कॉस्ट में करते हैं बात। और FAR 1 और FAR 2 अगर कोई ऑफिशियली रूल आता है ऐसा जिसमें ये दोनों साथ ना हो सकें, जो कि नहीं है अभी तक, इसलिए अफवाहों पे ना ध्यान दें। या अगर आप कहते हैं जी कि मिस्टर ABC टीचर है, उन्होंने बताया था, टीचर अथॉरिटी नहीं है ना, ICAP अथॉरिटी है। तो जब तक ICAP की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप ना यकीन करें इन बातों पे। हाँ, एक बार नोटिफिकेशन आ गई फिर जो आएगा फिर उसके मुताबिक होगा। तो अनलेस के कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए कि FAR 1 और FAR 2 दोनों साथ नहीं दे सकते, या है नहीं कुछ ऐसा, वैसे बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा रूल बन गया तो फिर जब बनेगा तब की बात है। अगर ऐसा नहीं बनता तो फिर मेरा जनरल मशवरा यह है कि जिनका FAR 2 ठीक चल रहा हो और FAR 1 रह गया हो, उनको FAR 1 FAR 2 दोनों चलाने चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। FAR 2 के सवालों में कोई पुरानी एडजस्टमेंट आ जाती है, IS 38 के अंदर कोई IS 8 मिक्स हो जाएगा, IS 23 मिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह IS 12 है, कोई पुरानी चीज साथ टेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए जिनका FAR 1 रह गया है और FAR 2 ठीक चल रहा है तो वो दोनों ही कंटिन्यू करिएगा। इसके अलावा आपने अगर कुछ और सवाल क्लास में पूछना है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, और अगर क्लास के बाद पूछना है तो क्लास के बाद पूछ लेना जी। तो फिर तो जब जो होगा फिर तब होगा। मैं अभी कैसे, यानी आप कह रहे हैं महीने बाद पता चला, तो फिर गालियां दे देना, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे ICAP, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी डिसीजन होगा वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो तो आखिर में जाके नहीं आएगा ये रूल। नहीं, अभी जब एक चीज है ही नहीं तो हम डिस्कस क्या करें, फायदा क्या है जी। FAR 1 की स्ट्रेटेजी के हवाले से या जिनका रिजल्ट जो भी रहा, अच्छा ऐसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, शक्लें देखना चाह रहा हूँ, किस किस का हो गया FAR 1 पास? सॉरी, माशाल्लाह, ठीक है। ऐसे डरते थे यार, है नहीं, दुआएं तो जाहिर थी। चलें यार, अच्छी बात, क्योंकि FAR 1 का रिजल्ट बहुत ख़राब होता है, और उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि PRC पढ़ के
एक बड़े सवालों वाले पेपर में आते हैं और पहले लंबे लंबे सवाल करने की आदत नहीं होती और उसी आदत को FAR 1 में घसीटने की कोशिश करते हैं, फिर पढ़ते भी नहीं हैं घर जाके, तो इसलिए फिर मुश्किल होती है। और पेपर मुश्किल था, जो मेरी FAR 1 के बारे में असेसमेंट है, एक मुश्किल पेपर था। और उसमें मैं ज़ाती तौर पे, वैसे तो बाकी सब टीचर भी शायद, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक फ़ील कर रहा हूँ अपनी तरफ से, एक गलती तो खैर नहीं, लेकिन अपनी तरफ से मैं एक चीज़ बिल्कुल फील कर रहा हूँ और मुझे दुख है उस बात का कि उस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती तो अच्छा था। वो जो NPO है, हाँ, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती तो अच्छा था। तो ये एक दुख ज़रूर है, अदरवाइज़ बाकी तो सब पढ़ाई होता है जो टेस्ट हुआ है। तो वो एक प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती, क्योंकि 18 नंबर का सवाल देख के ना बच्चा वैसे ही घबरा जाएगा। तो वो एक मुझे दुख है, अदरवाइज़ बाकी रिजल्ट तो ख़राब है ही। तो जिनका रह गया है वो और मेहनत कर लें, क्योंकि ये नहीं हुआ होगा कि पेपर मार्किंग करते हुए कुछ सवाल मिस हो गए हों, ये नहीं होता। यानी उनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, यकीनन आप ही कोई गलती करके आए हैं ऐसी, तो पहले से बेहतर होके चले जाएं बस। अगर पहले सवाल लिख लिख के नहीं किए थे, अब कर लेना। पहले को टॉपिक छोड़े हुए थे, अब ना छोड़ना। पहले जितने पढ़े थे पूरे नहीं पढ़े थे, अब पूरे पूरे कर लेना। और उसमें एक मशवरा ऐड कर रहा हूं कि ICAP की बुक रीड कर लेना अच्छा होता है जी। स्टैंडर्ड तो FAR 2 वाले नहीं पढ़ते, FAR 1 वाले ने क्या पढ़ना है, टाइम ही नहीं होता। और क्या बात थी, हाँ, मैंने कॉस्ट में कर दी थी बात। नहीं, मैंने वो बात की थी कि वो शॉर्ट कोर्स की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं, कॉस्ट में वाले बैठे हैं कोई, कॉस्ट में की थी मैंने बात, है नहीं, यहाँ तो मैंने नहीं की थी, लेकिन वो जो मैंने कहा था यार, कुछ 8-10 क्लासेस का एक प्लान है, कुछ सिलेक्टेड सूरा, और कॉस्ट में की थी बात, यहाँ नहीं की थी। अच्छा चलिए, आप कर देता हूँ। जो लोग मुझे लास्ट टाइम से जानते हैं, यानी इस सेशन से पहले भी मुझसे पढ़े हैं या वैसे जानते हैं मेरे बारे में, तो पैक में वापस आके मैंने कुछ कोशिशें शुरू की हैं, जिनमें एक क्लब से सोसाइटी बनाई थी हिदायत सीकर्स के नाम से, जिसमें लास्ट सेशन में तो 1-2 एक्टिविटीज़ ही कर सका था। कुछ 3-4 बयान अपने कर लिए थे, एक को खातून स्पीकर के 2 बयान कर दिए थे, एक वो कुरान क्विज़ का कंपटीशन करवा लिया था। इस दफ़ा ना कुछ और चीज़ें भी इंशाल्लाह ऐड, एक तो यह कि कल मैं उधर करूँगा बयान GT में, और अगर यहाँ वाले भी बच्चे आने में इंटरेस्टेड होंगे तो बेशक वहाँ जाएँ, और अगर नहीं तो मैं यहाँ सैटरडे को दोबारा कर लूँगा। अगर है जी, हाँ, अपने चैनल पे तो डालता ही हूँ, नहीं इधर भी कर लूँगा, ही नहीं भी, हाँ, वो GT में और यहाँ भी। तो अगर होंगे आप लोगों में से तो मैं सैटरडे को यहाँ दोबारा कर लूँगा। कल मैंने बहरहाल GT में रखा है। फिर उसके अलावा जिस इदारे में खुद भी पढ़ रहा हूँ, खैर, तो उन्होंने ना एक हमारे साथ मिलके कोर्स छोटा सा, उसका एक लेवल 1 लॉन्च किया है, जिसमें किसी इख्तलाफ में गए बगैर, क्योंकि बदकिस्मती से नफरतें इतनी फैल गई हुई हैं कि नज़र जाती ही इख्तलाफात पे है, तो इसलिए बस कुछ बेसिक चीज़ें जिसमें झंझोड़ना मकसद हो और जिसके अंदर तलब बन जाए, फिर आगे अल्लाह ताला उसको लिए मज़ीद आसानियाँ कर देंगे। तो एक झलकियाँ दिखाने के लिए हमारे दीन की, तो उसमें कुछ सुन्नत से रिलेटेड, कुछ जो है वो बेसिक अकायद से रिलेटेड, कुछ कुरान की 2-3 सिलेक्टेड सूरा, उनके ऊपर डिस्कशन, बस ट्रेलर के 7-8 घंटे का एक मुनासबत बन जाए स्टूडेंट्स की, और उनके अंदर, जिसके अंदर भी स्पार्क हो। क्योंकि आप में से, आप मतलब ये जो नौजवान नस्ल है, इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर तलब है, लेकिन कभी आज तक उनको इस तरफ ध्यान ही नहीं दिलाया गया कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। उनको कभी आज तक, शायद पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं, शायद कभी किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं, कभी को तारुफ हो ही नहीं सका कि हम यहाँ लेने क्या आए हैं। तो इस वजह से ना वो कभी ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो मकसद ये है कि किसी तरह से आपको अकाउंटिंग तो डेफिनेटली पढ़ानी है, इस बात के पैसे दिए आपने, मैं भी यहाँ से जो कमा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, वो भी इसी मेहनत से रिलेटेड ही है, यानी आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन उसके अलावा आप लोगों का ताल्लुक कुछ ऐसा जुड़े अल्लाह से कि आप जब यहाँ से निकलें तो पता तो चले ज़िंदगी में आए क्यों थे। तो उस सिलसिले में ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो अगले वीक से इंशाल्लाह उम्मीद है, एक मेल्स का मैं कर पाया हूँ, फीमेल्स का नहीं हो पा रहा गुलबर्ग में, क्योंकि वो टाइम स्लॉट नहीं मिल रही। क्योंकि यहाँ पे जो गुलबर्ग में जो मेरी स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वो तो उस टाइम क्लास में ही होती हैं गालिबन 1 बजे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर फीमेल्स का बन सका। मेल्स का बहरहाल एक अगले वीक में एक कोई 8 घंटे का तकरीबन एक कोर्स का एक लेवल 1 कैलेंडर डिज़ाइन किया था, जो हफ्ते में 2 दिन बस 1 घंटा 4 बजे, और इस महीने को गुजार के जितने भी लोग उस क्लास में हुए फॉर्मली बता दूंगा।
उनमें अगर फिर आगे तलब हुई तो वो लेवल 2 में भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यह कि कोई 10 15 20 घंटे इस सेशन के अंदर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा बन जाएं, जब यहाँ से निकलें तो कुछ ना कुछ गेन करके गए हो। तो वो एक कोर्स है जो अगले वीक में मैं इंशाल्लाह यहाँ शुरू करवाऊंगा। और क्या था बाकी, वो जो लास्ट टाइम जो उसका हिस्सा थे, जो कुरान को इसका कंपटीशन हुआ था, जो लोग भी थे तो उन्होंने सीखा बहुत था। मैंने खास तौर पे बहुत सीखा था सवाल बनाते हुए। तो वो भी इंशाल्लाह इस महीने के बीच में प्लान है, और बाकी भी देखूंगा आस्ता आस्ता जो कर सका। तो अगले वीक एक तो ये कि कल वहाँ जीडी में बयान करूंगा, यहाँ पर देखूंगा अगर आप लोगों का हुआ इरादा तो सैटरडे को दोबारा कर दूंगा यहाँ, और अगले वीक से इंशाल्लाह वो कोर्स। और क्या कहना था, हाँ, एक्स्ट्रा क्लास जो है ना वो करनी तो है ही, सारे पेपर्स की करनी है। लेकिन FAR2 का लास्ट सेशन में एक तजुर्बा किया था मैंने जो सही रहा था, और वो तजुर्बा ये किया था कि संडे एक्स्ट्रा करके अगले दिन आप लोग वहीं से आगे पढ़ें, इसकी बजाय। वैसे तो एक्स्ट्रा लास्ट टाइम काफ़ी सारी भी करनी पड़ी थी, अभी भी करनी पड़ेंगी, लेकिन FAR2 में एक काम ये किया था कि एक टॉपिक ही मैंने सेपरेटली पढ़ा दिया था। तो जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे कॉस्ट पढ़ा था, कॉस्ट में मैंने ऐसे ही किया था। तो वैसा कुछ करूंगा, तो वो मई में नहीं कर सकूंगा क्योंकि आप थोड़े और बड़े हो जाएं, फिर जून जुलाई में ये काम करूंगा। तो मई अभी FAR2 ऐसे ही जाएगा। FAR1 संडे ऑन कर दिया मैंने। FAR1 वाले जो है वो संडे इस महीने में ऑन हो जाएगा। FAR2 का इस महीना में मजीद अपनी प्रोग्रेस देख लूँ, फिर आगे प्लान करता हूँ कि FAR2 को मैं कैसे चलाऊंगा। अच्छा, अब मैंने लीजेस खत्म कर दिया हुआ है और एक होमवर्क दिया था। होमवर्क कर क्या करना था चलें, जिन्होंने कर लिया था शाबाश, जिन्होंने नहीं किया था वो आज कर लें। और 2 सवाल इनफैक्ट कर रहा हूँ डिस्कस। एक मैंने स्प्रिंग 22 दिया था और उसका अपने फॉर्मेट पे सोल्यूशन भी दिया था। ये ऑनलाइन वालों के लिए कोर्स में रख दिया था मैंने वो सोल्यूशन, और आप लोगों के ग्रुप में शेयर करवाया था। तो एक तो स्प्रिंग 22 जिन्होंने नहीं किया था वो अब कर लें, और जिन्होंने किया था वो दोबारा दिखाएं ताकि पता चले कि क्या पूछना है। और दूसरा एक सवाल कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ज़बानी ही देख लें, वैसे कर लेना तो अच्छा है। वो मैंने कल ग्रुप में शेयर करवाया होगा रात में शायद, आप देखिए 2 फाइलें पहुंची हों शायद, आप तक पहुंची हैं कोई? हैं ग्रुप में आई है कोई फाइल? कौन कौन सी देखें जरा। एक लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से होगी फाइल, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एक्सेप्शनल लीज अकाउंटिंग होगी। तो और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके मैंने पोर्टल पे रख दी हैं दोनों फाइलें। इनमें जो लैंड एंड बिल्डिंग वाली बात है इस पे कल बताऊंगा क्या करना है। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये मैंने शॉर्ट टर्म लीज और सस्ते एसेट्स की लीज का एक सवाल बनाया है, छोटा सा सवाल भी है और साथ सोल्यूशन भी है। तो ये होमवर्क है 2 सवाल। स्प्रिंग 22 अगर कर चुके थे तो दोबारा देखाएं, नहीं किया था तो अब कर लें। और दूसरा ये जो मैंने शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट का सवाल शेयर किया है आपसे ग्रुप में, ये 2 सवाल कराएं तो मैं ये होमवर्क डिस्कस कर लूं। जी कल बहुत सारे मसले हैं, कल इंशाल्लाह स्प्रिंग 22 कराइए। स्प्रिंग 22 OL के नाम से था, और एक जो आपसे ग्रुप में शेयर करवाया है और ऑनलाइन वालों के लिए पोर्टल पे रख दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एक्सेप्शनल लीज अकाउंटिंग। सवाल बनाया हुआ है, इसमें एक मैंने शॉर्ट टर्म लीज डाल दी और एक को सस्ता एसेट डाल दिया। ये कर लीजिए। और स्प्रिंग 22 है जी। एक और सवाल क्या? सवाल दोबारा करिए, समझ नहीं आया मुझे। कौन है? अच्छा, 1 2 और जो आज ही आए हैं। अच्छा, नहीं इनमें से पहली दफा कौन पढ़ा? रिपीटर तो चलें अलग से बताता हूँ। आप एक नहीं तो ये जो लोग जो अभी आए हैं इनको वो एडमिशन के टाइम पे क्या कहा है कि पिछले लेक्चर्स की एक्सेस मिलेगी या क्या कहा है? तो फिर पूछना क्या है? समझ नहीं आई? नहीं रिपीट कर रहा हूं ना, रिपीट कर रहे हैं ना, तो ठीक है आ जाएगी। ये 2 सवाल होमवर्क है लीज के। अच्छा, अब ना पहले इरादा तो मेरा ये था कि आगे थ्योरेटिकल कराऊंगा, लेकिन फिर रिजल्ट के बाद हैं जी दुरूद शरीफ पढ़ लें। पहले इरादा मेरा यही था कि अभी लीजेस कराया तो थ्योरेटिकल कराऊंगा, लेकिन अभी ना कुछ बच्चों के पेपर रहे होंगे तो दिल बुझे बुझे से होंगे, तो फिर मैंने सोचा आज ही के न्यूमेरिकल से कराता हूँ शुरू, इसके बाद फिर करा दूंगा एक थ्योरेटिकल।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9। क्या हो गया? तो वो सोल्यूशन मिलेगा तो उसमें देख लेना, इक्वेशन बनी हुई है, वो भी दिखा के पूछ लेना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये लेवल 1 टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेवल 1 है, इसका मतलब है कि 5 से 8 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। और सेपरेट सवाल आएगा तो 8 नंबर तक का, और अगर किसी और सवाल के साथ मिक्स होगा तो बस एक एडजस्टमेंट टेस्ट हो जाएगी। CFAB 1 का मुश्किल तरीनेस्ट ये टॉपिक है, CFAB 1 का मुश्किल तरीन, लेकिन उसमें से जितना भी आसान हो सकता था वो निचोड़ के FAR 2 में डाला है। तो चूंकि एक बहुत मुश्किल पोर्शन का हिस्सा है तो थोड़ा सा मुश्किल तो बहरहाल है ही है, लेकिन इतना नहीं है। तो है ये बहुत मुश्किल टॉपिक, लेकिन पूरा जो आपके सिलेबस में है वो उसका आसान टुकड़ा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है CFAB 1 में, तो जितना कोई बेस बनाने के लिए FAR 2 में वो लोग डाल सकते थे वो है जो आपके सिलेबस में डाला हुआ है। अच्छा, इससे पहले ना ये बात हेडिंग दे लेना तो आपका फायदा है, मैं आपको कुछ टर्म्स बताने लगा हूं, इस IAS पढ़ने से पहले वो जानना जरूरी है। तो इस IAS को भी शुरू नहीं किया, जैसे वो लीजेस पढ़ाते हुए मैंने वो डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस कराई थी ना, उस तरह से कुछ टर्म्स सिखा रहा हूं जो इस IAS में हेल्प देंगी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो समझा रहा हूं। इनमें से कुछ चीजें आप FAR 1 में पढ़ चुके होंगे या कोई अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो इसको क्या कह लें, इस टॉपिक से पहले बस कुछ कह लें कि इस टॉपिक से पहले ये बेसिक चीजें बता रहा हूं। एक बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स से रिलेटेड। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, और क्या नाम होता है, नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करती है। और इसकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि इसकी बेस पे ना कुछ कैलकुलेशंस होनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड, जैसे अगर कोई कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड बांट रही है तो किसका 10%? किसका 10%? फेस वैल्यू का ना। तो फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये वो अमाउंट है जो कंपनी सेट कर देती है क्योंकि इसके ऊपर कल को कोई परसेंटेजेस लगानी होती हैं, तो ये फेस वैल्यू है। अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू जो मार्केट में होती है। तो शेयर्स की मार्केट की वैल्यू यानी फी सेंटर से पता करें, है अनारकली लॉ होटल। तो एक मार्केट, कोई भी मार्केट वो जगह है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट के बायर सेलर्स मौजूद हैं। तो शेयर्स के बायर सेलर्स जिस मार्केट में होते हैं वो होती है स्टॉक मार्केट। तो ये वो प्राइस है जिस पे मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना ये फर्क देखिएगा, जब कंपनी ने शेयर इशू किए तो जिन लोगों ने ओनर बन के पैसा लगाया उनको शेयर्स चले गए, उनसे पैसे आ गए। इस कंपनी ने इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट।
अब मार्केट में लोग शेयर्स बेच खरीद रहे हैं, इस काम का इस कंपनी की बुक्स पे क्या असर आ रहा है? कोई नहीं, क्योंकि कंपनी ए ने शेयर इशू कर दिए, जिन जिन लोगों ने कंपनी ए को पैसे दिए उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। अब कंपनी ए के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो कंपनी ए को क्या मिल रहा है? उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जो लोग मार्केट में जाके शेयर्स दूसरे लोगों को बेचते हैं, तो बस वो उन्हीं लोगों की इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। जिस कंपनी के शेयर्स हैं वो कब इन्वॉल्व होगी अकाउंटिंग करने के लिए? जब वो शेयर इशू कर रही होगी। तो मार्केट में फिर इंडिविजुअल्स आपस में शेयर्स एक दूसरे को बेच खरीद रहे होते हैं। तो मार्केट वैल्यू वो है जिसपे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, और फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी ने खुद सेट की हुई है ताकि वो डिविडेंड कैलकुलेट करे। अच्छा जी, ये ऑर्डिनरी शेयर कंपनी इशू करे तो जितने पे इशू कर रही है वो इशू प्राइस है। ये वो प्राइस है जिसपे कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है। और ये FAR 1 में आप पढ़ चुके, शेयर्स में बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये सोसी में किया हुआ, चेंजेस इन इक्विटी में पढ़ा हुआ है काम। तो ऑर्डिनरी शेयर्स के हवाले से ये बातें तो खैर आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, मैंने ऐसी दोबारा बता दी। हाँ, ये चीज शायद FAR 1 में नहीं थी काम की, नहीं थी, वो IAS 33 में थी, IAS 33 EPS। हाँ, तो ये सारी चीजें FAR 1 में पढ़ी हुई हैं, मैंने दोबारा बता दी। चलिए इतना लिखें, फिर वो नई चीज बताता हूं। ये मिटा दूं, ये नोटेड, चलिए वहां लिख लेता हूं। बोरोइंग्स। अच्छा, इसके लिए ना एक टर्म इसी चैप्टर में इस्तेमाल होगी, तो इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूं। डेट सिक्योरिटीज, ये जो होते हैं ना शेयर्स, या FAR 1 में एक टर्म सीखी होगी डिवेंचर्स, TFC। अगर किसी ने ओनर बन के पैसा लगाना है तो कंपनी को वो पैसा देगा और बदले में कंपनी उसको ऑर्डिनरी शेयर इशू करेगी। लेकिन अगर किसी ने कंपनी में लेंडर बन के पैसा लगाना है, यानी कंपनी को वो उधार दे रहा है और फिर कंपनी से कल को वो पैसा वापस लेगा, तो कंपनी उससे जो पैसे लेके इशू करेगी वो डिवेंचर है। डिवेंचर, लोन नोट, प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो शेयर्स, डिवेंचर्स, इनको सिक्योरिटीज कहते हैं, ये सिक्योरिटीज होती हैं। तो कंपनी बोरो कर रही होती है तो इसके बदले में डिवेंचर इशू कर रही होती है, उनको डेट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। नहीं समझी? ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जब कंपनी ओनर्स को शेयर इशू कर रही है। ओनर लेंडर एक ही बात है, दोनों पैसे ही लगा रहे हैं।
लेकिन जो ओनर है वो पैसे लगा के ओनर बन गया, अब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो उसको मिलेगा, नहीं कमाएगी तो नहीं मिलेगा, और बहुत ज्यादा कमाएगी तो बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन लेंडर वो है जिसको अपना पैसा पक्का वापस मिलेगा और जो इंटरेस्ट तय है बस वही मिलेगा। तो जो कंपनी में ओनर बन के पैसा लगा रहे होते हैं उनको कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करती है, इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। और जब कंपनी लेंडर्स यानी जिन्होंने कंपनी को लोन देना है उनसे पैसा लेती है तो बदले में उनको डेट सिक्योरिटीज इशू करते हैं। डेट मतलब कर्जा, उधार। तो बोरोइंग करते हुए, एक तो है बैंक से बोरोइंग, वो तो मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, बैंक से बोरोइंग तो बैंक से लोन लिया, बस जिस बैंक से लोन लिया वो जाने और हम जाने। लेकिन जब पब्लिक से बोरोइंग करते हैं, आम जनता से, तो फिर जो जो जितने जितने पैसे देता जाता है उसको बदले में फिर उतने डिवेंचर्स दे जा रहे होते हैं, तो उन डिवेंचर्स को डेट सिक्योरिटीज कहते हैं। डिवेंचर्स, टीएफसीज, लोन नोट्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब कंपनी बोरो करती है तो जिन लोगों ने पैसा दिया कंपनी उनको सबूत के तौर पे ये सर्टिफिकेट्स इशू कर रही होती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बॉन्ड्स भी इस्तेमाल हो सकता है वर्ड, प्राइस बॉन्ड नहीं, वैसे इनको बॉन्ड भी कहते हैं। तो कंपनी जिन लोगों को ये चीजें इशू कर रही है बदले में कंपनी उनसे बोरो कर रही है ना, तो इनको डेट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो अब मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स बता रहा हूं। ये पहले वाली बात तो सेम है, तो सारा दोबारा लिखने की बजाय बस कह देता हूं कि वही सेम है। चलो सेम में अगर किसी को ये परेशानी होती है तो चलो मैं लिख ही देता हूं, वो सेम लिखते हुए शेयर ही ना लिख ले। ये मैंने लिखा है कूपन, COUPON, कूपन पेमेंट। डिफरेंट होते हैं लेकिन आपके लेवल पे हाँ फिक्स होता है। नहीं, फिक्स किस लिहाज से पूछ रहे हैं? और परसेंटेज, हाँ जी फिक्स होता है। बाकी वर्ष में होता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, वो फिर CFA 1 की डिटेल है, I-32। ये कूपन पेमेंट बताता हूं भी क्या होता है। तो जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर जो कंपनी इशू करती है, पता नहीं यार मुझे लग नहीं रहा मैं पिक्चर बता पा रहा हूं। देखें एक कागज, वाकई ये कागज का टुकड़ा है, जिसने कंपनी को ओनर बन के पैसा दिया, कंपनी ने उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, ये ले आपके पैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट। ये शेयर है, ये ऑर्डिनरी शेयर है। इसी तरह से जिस कंपनी में लोग लेंडर बन के इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह उनके साथ एक फॉर्म भर के उनको दे दिया, ये डेट सर्टिफिकेट है, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है सारी। तो ये कागज सिक्योरिटीज होते हैं। तो जो कंपनी में ओनर बन के पैसा लगा रहा है उनको इक्विटी सिक्योरिटीज मिल रही हैं, और जो कंपनी में लेंडर बन के पैसा लगा रहा है उसको डेट सिक्योरिटीज मिल रही हैं। जो वो डेट सिक्योरिटी है यानी डिबेंचर है, तो उसकी भी एक फेस वैल्यू होगी। और ये कूपन पेमेंट क्या चीज है ये बताता हूं भी। FAR 1 में इनके बारे में जो भी पढ़ा था उसमें I-23 में एक परसेंटेज होती है। वो परसेंटेज क्या थी? इंटरेस्ट था, जो अक्सर आपको ना इनके नामों के साथ लिखा नजर आता होगा। यानी सवाल में अगर डिबेंचर लिखे होंगे ना तो लिखा होगा 12% डिबेंचर, तो रेट इनके नाम के साथ जुड़ा होता था, वो कहलाता है कूपन। अभी तक उसको इंटरेस्ट कहते थे लेकिन असल में वो कूपन है। तो कूपन होता है, कूपन पेमेंट is the periodic interest payment
एज पर कॉन्ट्रैक्ट। वो जो पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे होता है ना, जो अब तक आप लोगों को उन सवालों के अंदर इंटरेस्ट की फिगर होती थी, वो असल में कूपन पेमेंट होता है। और ये जो कूपन की पेमेंट होती है, कूपन पेमेंट इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग, वो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसको कहते हैं कूपन रेट टू फेस वैल्यू। उसको कूपन रेट कहते हैं। वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कूपन रेट होता है। तो फेस वैल्यू पे वो परसेंटेज लगेगी, जो आंसर आएगा वो कूपन पेमेंट है। ये इधर अच्छा, अब चूंकि बोरोइंग है तो कल को वापस भी करना है। अच्छा, ये मैं क्यों दोबारा लिखूं, आप लिख लें। इसकी भी मार्केट प्राइस होती है, यानी इनकी भी मार्केट प्राइस होगी। जिस पे ये सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। हैं जी, क्या हुआ? कमीशन? नहीं नहीं, जैसे कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट में बाय सेल हो रहे होते हैं ना, वैसे कंपनी के डिवेंचर्स भी मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे। जिनके पास ये डिवेंचर्स हैं वो जाके बेच दें किसी और को, तो इनकी भी मार्केट है। वो स्टॉक मार्केट तो नहीं है, लेकिन इनकी भी एक अलग मार्केट है। तो उसमें ये डिवेंचर जितने पे खरीदे बेचे जा रहे होंगे वो उनकी मार्केट वैल्यू है। इसी तरह जब कंपनी ये इशू करेगी तो पैसे कितने लेगी, वो उसकी इशू प्राइस है। जी जी, सेम किससे? हाँ हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को डिवेंचर इशू कर दिया कंपनी ने और उसको कहा है कि तुम्हें हमने देना ही 12% है, तो अब आप कह रहे हैं कि मार्केट में वो कम ज्यादा का क्यों बिक रहा होगा, ये पूछ रहे हैं। बहुत जबरदस्त सवाल यार, शाबाश। इतना गहरा सोचने का मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन ठीक है, शाबाश। इसका जवाब जो है ना वो BFD CFAP, ये ना मार्केट वैल्यू निकालने के लिए वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इस तरह की चीजें होती हैं। बल्कि शायद MFA में भी थोड़ा सा आ ही गया हुआ है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, ये अगले पेपर्स में है। सवाल ये पूछा था कि डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू कहां से आ गई। जब 100 रुपए का डिवेंचर है, 12% देने ही देने हैं, तो उसकी वैल्यू कम ज्यादा क्यों हो रही होगी। तो वो ना मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है। CFAP में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल से। जी जी, तो इनमें भी इश्यू प्राइस, यानी जब कंपनी ये डिवेंचर इशू करेगी तो कितना अमाउंट का इशू करेगी, वो इशू प्राइस है। ये भी ऐसा ही है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, किसी भी इशू हो सकता है। और इसमें अब एक और डिफरेंट चीज ये है कि चूंकि बोरोइंग है तो वापस होगी। वापसी पे कितने पैसे दिए जाएंगे, ये रिडेम्पशन है। रिडेम्पशन, रिडीम करना, वापस कर देना। अच्छा, बल्कि एक मिनट पॉज करना।
क्या बंद नहीं किया था? रिडेम्पशन अमाउंट, रिडेम्पशन यानी पैसे वापस करने हैं, तो पैसे कितने वापस करने हैं ये अभी से कॉन्ट्रैक्ट में तय है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ होगा कि हर साल या हर 6 महीने या हर क्वार्टर जो भी तय हुआ है कि कूपन पेमेंट तो होगी, फिर जब ये सिक्योरिटी मिच्योर हो जाएगी यानी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर कितने पैसे वापस करने हैं, हाँ जैसे प्रिंसिपल कह लें आप, तो उसको रिडेम्पशन अमाउंट कहते हैं। और ये भी बिल्कुल उसकी तरह ये पार पे भी रिडीम हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। चलें इसकी कैलकुलेशन के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस, एक सवाल लिखें। अ कंपनी इशूड, अच्छा कर लें जी, सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तय है। जब कंपनी ये इशू कर रही होगी ना, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रीपेमेंट सब एक्सप्लेन है कि कब कितने कितने पैसे मिलेंगे। अ कंपनी इशूड 9%, अ कंपनी इशूड 9% डिवेंचर्स, अ कंपनी इशूड 9% डिवेंचर। हाँ, एक चीज ना इसमें और लिख लें, कि अगर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट सवाल में दिया है और वो भी परसेंटेज की शक्ल में दिया है, तो परसेंटेज किसकी परसेंटेज? वो फेस वैल्यू पे लगेगी, फेस वैल्यू। अगर प्रीमियम और डिस्काउंट परसेंटेज की शक्ल में दिया हुआ है तो फिर वो फेस वैल्यू पे लगनी है। अच्छा, अब सवाल, अ कंपनी इशूड 9% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिवेंचर has a nominal value of 100 रुपए, डिवेंचर has a nominal value of ₹100. It will be redeemed after 8 साल, 8 years. It will be redeemed after 8 years at a premium of 20%. At a premium of 20%. आपसे रिक्वायर्ड है इशू प्राइस बता दें कितनी, रिडेम्पशन अमाउंट बता दें कितनी, और कूपन पेमेंट बता दें कितनी। इशू प्राइस, रिडेम्पशन की अमाउंट और कूपन पेमेंट।
इशू कितने का किया है? 95 95 रुपए का। कल को वापस कितने करेगा वो? हम वापस कितने करेंगे? 120 रुपए। और हर साल कूपन कितना पे करेंगे? 9 रुपए। तो 9% कूपन रेट है, तो 9 रुपए फेस वैल्यू का, वो 9 रुपए हर साल कूपन पेमेंट, एंड पे 120 रुपए, और अभी कंपनी ने पैसे 95 लेके ये इशू किया। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।